नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। वक्फ संशोधन कानून तो बन गया है, संसद में भी पारित करा लिया सरकार ने, उस पर लागू भी हो गया, सारी बातें हैं। लेकिन जिस तरीके से देश भर में उसका विरोध हो रहा है, और ये विरोध ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम संगठन के लोग कर रहे हैं, इसका राजनीतिक स्तर पर भी जितना विरोध हो रहा है, विपक्ष की कोई पार्टी नहीं बची जिसने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका न डाली हो। यहां तक कि सत्ता पक्ष के सहयोगी दल भी अब याचिका डालने लग गए हैं। और लगातार विरोध प्रदर्शन जिस तरह से देश भर में हो रहे हैं, और कृषि कानूनों की तरह से इसको भी एक देशव्यापी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में बदलने की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है। पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर हिंसा हो गई, दोबारा हिंसा हो गई मुर्शिदाबाद में। ज्यादातर जगहों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट में जिन ग्राउंड्स पर इसको चुनौती दी गई है, वो ग्राउंड्स बड़े मजबूत हैं, वो आधार बड़े मजबूत हैं। और उन आधारों पर यह संभावना जताई जा रही है कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकता है, निरस्त कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस कानून में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सीधे तौर पर, एक तो इसमें यह कहा गया है कि असंवैधानिक है। असंवैधानिक क्यों है? क्योंकि संविधान के तमाम प्रावधानों का ये उल्लंघन करता है। कानूनन ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये स्टैब्लिश नहीं होता है। एक और महुआ मोइत्रा ने जो याचिका डाली है अभी कल ही, उन्होंने ये ग्राउंड लिया है कि इसको जिस तरीके से पास कराया गया, तो वो जो एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होती है, प्रक्रिया होती है, उसका इसमें पालन नहीं किया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो इसमें यह है कि जो संविधान के प्रावधानों का इसमें उल्लंघन करने की बात आ रही है। कई सारे जो संविधान के प्रावधान हैं उनके उल्लंघन का इसमें जो याचिकाओं में कहा गया है, जिनमें सबसे प्रमुख बात तो ये है कि एक तो ये राइट टू इक्वेलिटी का वायलेशन करता है। यानी जो प्रावधान जिनके उल्लंघन की बात कही जा रही है, उनमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं, और मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट। उसके प्रावधानों का उल्लंघन करने पर किसी भी एजेंसी को, किसी भी संस्था को दंडित किया जा सकता है या उसको निरस्त किया जा सकता है, और उसका कस्टोडियन जो है, यानी उसका रखवाला, वो सुप्रीम कोर्ट होता है। अब इसमें एक तो समानता के अधिकार का इसलिए क्योंकि वक्फ की संपत्तियों को तो आपने ले लिया, इसके जरिए सरकार का उस पर नियंत्रण हो गया। उसमें आप जो मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे उसमें गैर मुस्लिम्स को भी आप रखेंगे। लेकिन क्या दूसरे धर्मों की प्रॉपर्टीज को भी आपने ऐसे किया हुआ है कि उसकी मैनेजमेंट कमेटी में दूसरे रिलीजन का व्यक्ति हो, दूसरे धर्म का हो? यानी अगर हिंदू श्राइन बोर्ड है या फिर वहाँ की किसी हिंदू तीर्थ स्थल का ये मामला है, या फिर उसकी हिंदू धर्म से जुड़ी संपत्तियों का मामला है, उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाती है, तो क्या आप उसमें मुस्लिमों को भी रखेंगे, ईसाइयों को रखेंगे? या इसी तरीके से दूसरे धर्मों की जो संपत्तियां हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं और उनका प्रबंधन है, जो सरकार के नियंत्रण में है या सरकारी संस्थाओं के नियंत्रण में है। तो एक तो इसका है। दूसरी बात यह है कि जो माइनॉरिटीज़ को विशेषाधिकार मिले हुए हैं संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों में, अपनी पसंद की वो संस्था बना सकते हैं, शिक्षण संस्थान बना सकते हैं, अपनी भाषा और लिपि को संरक्षित कर सकते हैं। इस तरह के प्रावधानों का भी उल्लंघन है, और अपनी संस्थाओं का मैनेजमेंट करने का उनको अधिकार है। तो ये वक्फ की संपत्तियां उनकी हैं। अब या तो सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि नहीं, ये संपत्तियां उनकी नहीं है, लेकिन अगर ये संपत्ति मुस्लिम धर्म की है, मुस्लिम धर्म के लोगों ने उसको दान किया है, जो वक्फ का मतलब होता है, तो उस संपत्ति को के प्रबंधन का, मैनेजमेंट का अधिकार उन्हीं के पास रहना चाहिए। ये किसी दूसरे को आप कैसे दे सकते हैं? कानून बनाकर भी नहीं दे सकते, और इस तरह का कानून अगर आप बनाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट यही देखता है, वो उस कानून को रद्द कर सकता है। तो ये एक इतना बड़ा ग्राउंड है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई है। और आप देखिए कि जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इसको एक्सेप्ट कर लिया सुनवाई के लिए। और चूंकि ये अर्जेंट मुद्दा है,
कानून बन चुका है, लागू हो चुका है, और ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी जगहों पर जो वक्फ की तमाम संपत्तियां थी हैं उनको सरकारें अधिग्रहित करना शुरू कर रही हैं। तमाम मदरसों की बात हो रही है कि उनको अधिग्रहण उनका शुरू हो गया है, सरकार अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है। मस्जिद की प्रॉपर्टी है, कब्रिस्तान है, बहुत सारी ऐसी संपत्ति है। हालांकि अभी तक कोई ऐसा आया नहीं कि कानून बनने के बाद किसी वक्फ की संपत्ति को ले लिया गया हो, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर ऐसी तमाम संपत्तियों पर सरकार की निगाह है। तो ये है कि इसको जल्दी से जल्दी प्रायोरिटी में सुप्रीम कोर्ट इसको इस सुनवाई के लिए लिस्टिंग करे। इसकी सुनवाई के लिए लिस्टिंग उसकी हो भी गई है 16 तारीख को। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में ये कानून कितना ठहर पाता है, रुक पाता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से घबराई हुई है केंद्र सरकार। तो एक तरफ तो केंद्र सरकार ने कैविएट दाखिल कर दी है कि आप कोई फैसला लें, लेकिन उससे पहले हमको भी आप सूचित कर दें, हमारा भी पक्ष सुने। हालांकि केंद्र सरकार एक पक्ष है, उसने लागू किया है और उसने कानून बनाया है, तो उसको नोटिस जारी ही होता, लेकिन फिर भी एक कैविएट दाखिल कर दी गई है केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरी ओर अब सरकार को भी ये लग रहा है कि ये दबाव बहुत तगड़ा बन रहा है, व्यापक पैमाने पर इसमें विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मसला गया हुआ है। तो लोगों को, मुस्लिम धर्म के समुदाय के लोगों को समझाने का एक कैंपेन चला रही है अब सरकार, या कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी। उनको ये समझाया जाएगा मुस्लिम धर्म के लोगों को कि ये जो कानून बनाया गया है वो बिल्कुल आप ही के हित में बनाया गया है। अब वो समझते हैं कि नहीं समझते हैं, समझाने की कोशिश तो पहले भी हुई, जब आप बना रहे हैं, संसद में बहस कर रहे हैं, तब भी आपने समझाया। और आपका ये दावा है कि हम उनके हित के लिए बना रहे हैं, लेकिन आपने उनसे पूछा नहीं। उनकी एक शिकायत तो ये भी है कि आप कह रहे हैं कि ये कानून आपके फ़ायदे के लिए है, लेकिन आपने उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कृषि कानून बना दिए थे, किसानों से आपने पूछा नहीं। तो उसमें आरोप लग रहे थे कि आपने अपने कुछ मित्रों के फ़ायदे के लिए बनाए हैं, और हुआ भी वही। आरोप भी एक तरीके से साबित हुआ और सरकार को लगा कि इसमें अब हमको पीछे ही हटना चाहिए, तो कानून वापस ले लिया गया। यहाँ भी यही आरोप लग रहे हैं कि आपने अपने कुछ दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, यानी वक्फ की ज़मीनें आप ले लें, सरकार अधिग्रहित कर ले और बाद में औने पौने दाम पर अपने साथियों को, दोस्तों को बेच दे। यही आरोप इसमें भी लग रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार अब व्यापक आंदोलनों से और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से ये तमाम याचिकाएं, लगभग 2 दर्जन के करीब याचिकाएं गई हुई हैं, उनसे घबराकर अब वो उस कम्युनिटी के लोगों को समझाने का भी कैंपेन चलाने की शुरुआत कर रही है। यानी उसको ये पता है कि इसमें उससे बड़ी गलती हुई है और उसको पीछे हटना पड़ेगा, या तो खुद ही वो कानून वापस ले, और कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो ये उसी कानून को दोबारा लाने की हिम्मत तो जुटा नहीं पाएगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो बहुमत यहाँ पर तैयार हुआ है। जिन 2-3 पार्टियों ने अपना समर्थन दे दिया, उनकी पार्टियों में बिखराव और फूट की स्थिति बनी हुई है। चाहे जनता दल यूनाइटेड को आप देख लीजिए, पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। तेलुगु देशम पार्टी के भीतर भी ज़बरदस्त भूचाल मचा हुआ है, और लोक जनशक्ति पार्टी के भीतर भी। तो इन दलों का फिर से समर्थन पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो सरकार को भी लग रहा है कि इन के इन प्रकार ये बिल बचा रहे और वापस न होने पाए, और कोशिश करेगी कि ये सुप्रीम कोर्ट भी इस पर बहुत बड़ा एक्शन न ले। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो आधार बताए जा रहे हैं, जो ग्राउंड्स बताए जा रहे हैं, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 25-26 है, 28-29 है, इन सारे आर्टिकल्स के ग्राउंड पर ये कानून संवैधानिक तरीके से खरा नहीं उतर पाता है। यानी संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर ये टिक नहीं पा रहा है। जिन संवैधानिक अनुच्छेदों की बात की जा रही है, सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि उनका किस तरीके से उल्लंघन किया गया है, किस तरह से उनकी अनदेखी की गई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।